हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, 22 फरवरी के एमसीक्यूज़ में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ओनली आईएएस की वेबसाइट से इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये 22 फरवरी का हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। लोक अदालत के बारे में हमने स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए, लोक अदालत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि लोक अदालत में हमें कोई भी जो है वो फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि अगर लोक अदालत के फैसले को हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा दिया है कि लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट हमें देखने और करेक्ट बताना है। देखिए, हम जब पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं तो कहीं पे भी हम ये नहीं देखते हैं कि लोक अदालत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हो गए। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो लोक अदालत के जो फैसले हैं उनको कहीं पे भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया और हमारा जो ऑप्शन इस तरीके से ए सही हो गया। लोक अदालत में कोई भी फ़ी नहीं लगती है। ठीक है, और लोक अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी लगती है, हाई कोर्ट के लेवल पे भी लगती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लगती है, तहसील या तालुका लेवल पे भी लगती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ये स्टैचुरी या वैधानिक बॉडी है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में नेशनल लोक अदालत यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, सेकंड दिया है क्वेश्चन हमारा, जो कि आप मैप रीडिंग से रिलेटेड समझ सकते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है हमें बताना है कि कौन से स्टेट में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। कभी हमें पूछ लेता है कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करो, इस तरीके से। तो बताना है कि मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है कौन से स्टेट के अंदर है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है या छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो महाराष्ट्र के अंदर होगा, क्योंकि मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र के अमरावती जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, और अमरावती जो है सिटी, उसके बारे में हम जो है वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्योंकि अमरावती जो हम पढ़ते हैं कि बुद्धा के जो आर्ट थे, यहाँ पे बुद्धा की जो मूर्तियाँ बनती थी, पेंटिंग वगैरह जो है वो, और सब भी जो है वो फेमस है। ठीक है, तो अमरावती ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेलघाट है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में हमें दिया है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। सीपीआई तो आप देखते हमने रोजाना ही न्यूज़ में आता रहता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया महंगाई को। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है कि इस सीपीआई की जो कैलकुलेशन है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। सेकंड दिया है कि इसका बेस ईयर 2010 रखा गया है और 2000 के बेसिस पे ही जो अभी प्रेजेंट जो है वो काउंट किया जाता है। तीसरा दिया है कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन को मॉनिटर करता है उसके लिए इस सीपीआई कंबाइंड को यूज़ करता है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, तो तीनों हमें देखने हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट देखें तो सीपीआई है, सीपीआई को रिलीज तो एनएसओ करता है, ये तो सभी को बात पता है। तो या तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा या सी या फिर डी। ऑप्शन बी सही होने का कोई चांस नहीं बचता है। अब देखते हैं, इसका जो बेस ईयर है वो 2010 नहीं है, इसका बेस ईयर जो है वो 2012 रखा गया है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही या 1-2 साल पहले ही शायद इसका चेंज किया गया था, 2012 इसका भी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट पे ए स्टेटमेंट, ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत हो गया। बचा हमारा ऑप्शन सी। तो आरबीआई जो है वो सीपीआई कंबाइंड को यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आरबीआई भी जो है वो देखता है कि देश में कितनी महंगाई चल रही है। उसी हिसाब से आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसमें देखता है कि हमें रेपो रेट इंक्रीज़ करनी है या रेपो रेट डिक्रीज़ करनी है, रिवर्स रेपो रेट, या किस तरीके का हमारा जो होगा अकोमोडेटिव स्टेंस रखेंगे या हॉकिश जो रखेंगे या फिर डोविश रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट में से सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है।
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो दोनों सही है। और जो हमारा सीपीआई है वो रूरल एरिया के लिए भी होता है कैलकुलेट, अर्बन के लिए भी होता है, कंबाइंड के लिए भी होता है और इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी होता है। तो एक बार यूपीएससी पूछ चुका है कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन रिलीज करता है, तो ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दिए हैं, बहुत न्यूज़ में रहती है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है। सेकंड दिया है स्टेटमेंट की जिन भी फार्मर्स ने लोन लिया हुआ है उन्हें इस योजना के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना कंपलसरी है। तीसरा ये है कि चाहे कोई भी क्रॉप हो, रबी हो, खरीफ हो या कुछ भी हो, आपको 2% किसान को जो है वो 2% का प्रीमियम देना होगा। हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। डी इसलिए होगा, पहला है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं चलाती है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय इस सारी स्कीम को जो चलाता है। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है कि जिन फार्मर्स ने लोन लिया है उनके लिए अब ये स्कीम जो है वो कंपलसरी नहीं है। थोड़े दिन पहले तक, 1 साल पहले तक ये कंपलसरी थी, मतलब जिन फार्मर्स ने जो लोन लिया है किसी बैंक से उनको इस स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कराना नेसेसरी था, बट अभी ये वॉलंटरी हो गए। तीसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि इसमें जो प्रीमियम है उसकी रेट्स जो है वो डिफरेंट रखी गई है, रबी के लिए अलग है, खरीफ के लिए अलग है और बाकी जो हॉर्टिकल्चर की फसलें उनके लिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2%, 1.5%, 5% इस तरीके से, तो ये इनका प्रीमियम रखा गया है और अभी ये कंपलसरी नहीं है, अभी ये 2020 के बाद में ये वॉलंटरी है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है, शायद यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के अंदर आया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनको हम जीसैक भी बोलते हैं। पहला दिया है कि इनको रिस्क फ्री या गिल्ट एजेड इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। सेकंड बोला है कि इनको हमेशा 1 साल या उससे ज़्यादा की मैच्योरिटी के लिए ही इशू किया जाता है। तीसरा ये है कि हम इन जीसैक को एज ए कोलेट्रल यूज़ कर सकते हैं मार्केट में, जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ से फंड लेने के लिए एट द रेपो रेट, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आपको पता होगा कि ये जो जीसैक्स हैं, जीसैक 2 टाइप की होती हैं। जीसैक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट जब रिलीज़ करती है इनको स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो जीसैक 2 टाइप की होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म की और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है जैसे 91 डेज, 182 डेज, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। और जो 1 साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी की होती है उनको हम जो है बॉन्ड्स बोलते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इशू कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको 1 साल से ज़्यादा के लिए किया जाए, 91 डेज, 182 डेज इनके लिए भी रिलीज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा गलत हो गया, इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो गया। ये गिल्ट एजेड है या रिस्क फ्री है क्योंकि सरकार जो है वो खुद इन्हें इशू कर रही है, तो सब लोगों को सरकार पे तो भरोसा रहता ही है, इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो है रिस्क फ्री है। स्टेटमेंट तीसरा है कि हम इनको एज ए कोलेट्रल यूज़ कर सकते हैं मार्केट में फंड लेने के लिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, एट द रेपो रेट सेकेंडरी मार्केट में। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना में सरकार के पास फंड की बहुत कमी आ गई है, तो आरबीआई के गवर्नर ने अभी कुछ दिन पहले ही सजेशन दिया है कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जो जीसैक वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मेरे जैसे, आप जैसे, जो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग भी इसमें पैसे लगा सकते हैं और इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है और आप अब देख सकते हैं कि हमारा जो रिवीजन की सीरीज चल रही है टारगेट प्रीलिम्स 2021 के लिए, एमसीक्यूज़ के थ्रू जो हम रिवीजन कर रहे हैं, उसमें आज 22 फरवरी के दिन हम
जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की उससे रिलेटेड MCQs सॉल्व करेंगे। और फिर अपना जो चल रहा है रिवीजन वाली सीरीज़ उसमें आज ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आपके कितने MCQ सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कितने आपने स्किप किए इस तरीके से। ठीक है, ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।